हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, देखिए लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को समझने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था उसे लिख लेते हैं। क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रिंग? उसे हमने रिप्रेजेंट किया था n सफिक्स s से, s फॉर स्ट्रिंग विच इज़ गिवन बाय 1 बाय ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इनटू t by small m, where this capital T represented tension in the string, and this small m was your mass density, और इस small m को हम बोलेंगे linear mass density, which is actually mass of string divided by length of string. ठीक है, चलिए। अब लॉज ऑफ स्ट्रिंग में हमारा सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ लेंथ। चलिए, अब अगर हम लॉ ऑफ लेंथ को देखें तो क्या कहता है, इस पूरे फॉर्मूले को ना आप अच्छे से देखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इस फॉर्मूले में मैं टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट मान लूँ या फिर कांस्टेंट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, NS इज इक्वल टू 1 बाय L इंटू सम कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 भी एक कांस्टेंट टर्म है और T और M को अगर मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ तो ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, NS इज इक्वल टू 1 बाई L, एंड दैट मीन्स NS is inversely proportional to the L. That is, fundamental frequency of the vibrating string is inversely proportional to the length of vibrating string. ठीक है, यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी स्ट्रिंग को दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स किया जाए, ठीक है, तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला जो फंडामेंटल वाइब्रेशन है, फंडामेंटल वाइब्रेशन का कहने का मेरा मतलब है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है हमें पता है वो कब आती है, जब स्ट्रिंग में एक सिंगल लूप क्रिएट होता है। ठीक है, तो उस केस में उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी वो उसके लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी। लेकिन ये होने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपके स्ट्रिंग का जो टेंशन है और लीनियर मास डेंसिटी है ये दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो अगर आपको कभी पूछा कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ लेंथ इन केस ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो आप कहेंगे द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल to the length of the string if tension and linear mass density remains constant. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड इज लॉ ऑफ टेंशन। ठीक है, देख लेते हैं लॉ ऑफ टेंशन क्या है। फिर से हमारे पहले फॉर्मूले की ओर आ जाइए। यहाँ पर अगर मैं लेंथ को कांस्टेंट मान लूँ और लीनियर मास डेंसिटी को कांस्टेंट मान लूँ तो मेरे पास बचता क्या है, फिर बचता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑल द कांस्टेंट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ टी। ठीक है, अगर अंडर रूट ऑफ टी ही बच जाएगा तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टेंशन। तो लॉ ऑफ टेंशन की डेफिनेशन क्या होगी, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी दैट इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अगर ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। सो L एंड M आर कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अब हमारा थर्ड लॉ है लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी इज द प्रॉपर वर्ड टू यूज।
अभी हम देखिए इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/2L अंडर रूट टी बाय एम, दैट स्मॉल एम इज माई लीनियर मास डेंसिटी। अगर इसमें मैं लेंथ और टेंशन को कांस्टेंट रख दूँ, किसी भी पर्टिकुलर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में उसकी लेंथ और टेंशन अगर कांस्टेंट है और उस पर्टिकुलर वायर में अगर उसके लीनियर मास डेंसिटी चेंज होती जाए, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, दिस इज लेट्स से फर्स्ट स्ट्रिंग जिसका लीनियर मास डेंसिटी मान लीजिए है स्मॉल m1। तो उस केस में अगर टेंशन और लेंथ दोनों ही कांस्टेंट है तो हम कहेंगे दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कांस्टेंट into 1 upon under root of linear mass density. Therefore, the fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to the square root of linear mass density. तो क्या लॉ निकल कर आया है हमारा, for a vibrating string the fundamental frequency is inversely proportional to the square root of linear mass density if length and tension in the string is kept constant, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों लॉ है इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है सीईटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। कैसे होता है, आपको ना दो स्ट्रिंग दिए जाएंगे, ठीक है। अब ये जो दो स्ट्रिंग है उनके हो सकती है लेंथ अलग होंगी, एक की लेंथ होगी L1 दूसरी की लेंथ होगी L2, और आपको बोला जाएगा कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम है, लीनियर मास डेंसिटी सेम है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी का रेशो क्या होगा, या फिर एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे के कितने कंपैरिजन में कितनी होगी, है ना। आपको वेरिएशन इन लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे, N1 इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 एंड N2 इज इक्वल टू 1 अपॉन L2। हालांकि ये इज इक्वल टू के बजाय साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और यहाँ पे 1 के बजाय क्या होगा, कांस्टेंट, लेकिन हम मान के चलते हैं कि हमारे पास अभी कांस्टेंट वगैरह सब सेम है, तो हम क्या कहेंगे N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। किसके केस में, लॉ ऑफ लेंथ के केस में। अगर ये होगा लॉ ऑफ मान लीजिए टेंशन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ टेंशन के लिए N1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 डिवाइडेड बाय N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2। N1 क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर, एंड N2 क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वाइब्रेटिंग वायर या फिर स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी को कंसिडर करें तो उसके लिए रिलेशन क्या बन जाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1 दैट इज लीनियर मास डेंसिटी फॉर फर्स्ट वायर, एंड N1 को अगर मैं N2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। फोर्थ में कहूँ इट इज़ नोन एज लॉ ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डेंसिटी को समझने से पहले हम लॉ ऑफ रेडियस जान लेते हैं। तो फोर्थ हमारा है लॉ ऑफ रेडियस। क्या है लॉ ऑफ रेडियस, फिर से मैं अपने मेन फॉर्मूले पे जाऊंगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T अपॉन स्मॉल m विच इज़ लीनियर मास डेंसिटी। अब देखिए लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी होता है टोटल मास ऑफ वायर और स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल m दैट इज लीनियर मास डेंसिटी के वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NS दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय m अपॉन L। दिस कैपिटल M ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज माई मास ऑफ स्ट्रिंग, या फिर आप वायर जो कंसिडर करना चाहे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो L है इसे मैं ऊपर लेकर आ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, NS इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T इंटू L डिवाइडेड बाय मास। अब देखिए कोई भी जो मास है ना, मास क्या हो सकता है, हमें पता है मास हो सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब आप पूछोगे ये कैसे आ गया, तो हमें पता है मास डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, बराबर है कि नहीं। तो इस तरीके से मास क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो रो क्या है, डेंसिटी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NS इज इक्वल टू 1 अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T इंटू L डिवाइडेड बाय रो दैट इज डेंसिटी ऑफ द वायर एंड वॉल्यूम V, ओके। अब किसी भी वायर का जो वॉल्यूम होगा V वो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ,
है ना, हमें पता है। जैसे कोई एक सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप ए लिखते हो मल्टीप्लाई बाय आप सिलेंडर की हाइट कहो या लेंथ, एक ही बात है, तो ए इंटू एल, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ए इंटू एल को ही आप लिखते हो, एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, सो दिस पाई आर स्क्वायर इंटू एल, या फिर आप कभी कभी लिखते हो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो उसी तरीके से कोई भी वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो मैं लिख रहा हूँ एन एस दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज गिवन बाय 1/2L अंडर रूट ऑफ टी इंटू एल डिवाइडेड बाय रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। लेंथ लेंथ कैंसल, तो क्या बचता है मेरे पास, एन एस इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू ए। देखिए अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली ऐसी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसमें एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एन एस इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये आर स्क्वायर अगर बाहर आ गया तो होगा एन एस इज इक्वल टू 1/r 1/2L अंडर रूट ऑफ टी अपॉन रो इंटू पाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब हम आगे लिखते हैं। अब देखिए, इफ़ मैं कहूँ कि लेंथ, टेंशन एंड डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली डेंसिटी, इफ़ दैट डेंसिटी आर केप्ट कांस्टेंट, तो हमें पता है पाई जो है वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, और एल टी एंड रो को अगर हम कांस्टेंट लिखते हैं तो बोल क्या सकते हैं यहाँ पर, दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू all constants divided by r, which is the radius of the wire. Therefore the fundamental frequency of vibrating string is inversely proportional to the radius of the wire. ये हो गया लॉ ऑफ रेडियस। अब यहीं से बात बनती है लॉ ऑफ डेंसिटी की, लॉ ऑफ डेंसिटी समझेंगे। अब लॉ ऑफ डेंसिटी में क्या आता है, देखिए हमें पता है एन एस इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए दिस एन एस इज इक्वल टू 1/r 1/2L टी अपॉन रो इंटू पाई। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, अगर टेंशन, लेंथ और रेडियस ऑफ द वायर को कांस्टेंट रखा जाए, सिर्फ अगर मटेरियल चेंज कर दे तो मटेरियल चेंज होने के कारण उस पर्टिकुलर वायर का मटेरियल चेंज होने के कारण वायर की डेंसिटी चेंज होगी। और अगर वायर की डेंसिटी चेंज होती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट एन एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रो। कब होगा लेकिन ये, इफ़ लेंथ, टेंशन एंड रेडियस आर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे 4 या 5 कह लीजिए लॉ हो गए रिगार्डिंग द लॉ ऑफ स्ट्रिंग। पहला था लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ में हमने क्या देखा था, देखिए लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में सबसे पहले हमने देखा है लॉ ऑफ लेंथ, जो बोलता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इफ टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटीज आर केप्ट कांस्टेंट। लॉ ऑफ टेंशन हमें बताता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेंशन इफ द लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटीज आर केप्ट कांस्टेंट। एंड इन केस ऑफ लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी वो हमें बताता है दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, लेकिन कब, इफ लेंथ एंड टेंशंस आर कांस्टेंट। ठीक है, इनसे हमने ये भी पढ़ा था कि अगर मान लीजिए लॉ ऑफ लेंथ का यूज़ करना है, 2 पर्टिकुलर वायर्स दी है जिनका टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी तो सेम है लेकिन लेंथ अगर डिफरेंट है, तो वहाँ से हमने एक रेशो निकाल लिया है N1/L2 दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वायर डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वायर इज इक्वल टू इनवर्स रेशो, मतलब L2/L1। उसी तरीके से लॉ ऑफ टेंशन के लिए N1/N2 इज अंडर रूट ऑफ T1/T2 एंड लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी के लिए N1/N2 इज अंडर रूट ऑफ M2 दैट इज लीनियर मास डेंसिटी इन सेकंड वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी ऑफ फर्स्ट वायर। उसके बाद में हमने देखा है लॉ ऑफ रेडियस। लॉ ऑफ रेडियस से हमें पता चला है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किससे, रेडियस से। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं अगर पहला वायर मेरे पास है उसमें अगर लेंथ और टेंशन की वैल्यू सेम है या फिर वो मटेरियल की जो डेंसिटी है वो भी सेम है, तो उस केस में N1 हो जाए, N1/N2 का रेशो क्या आ जाएगा, R2/R
R1। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी होगी। फिर हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डेंसिटी, जो अपना मास डेंसिटी होता है प्रॉपर, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला, वो हमें बताता है कि द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इन द वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर भी अगर रिलेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ρ2 अपॉन ρ1, whereas ρ1 is the wherein ρ1 is the mass density of first wire and ρ2 is the mass density of second wire। यहाँ पर क्या लेकिन चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, लेंथ, टेंशन, और अगर रेडियस आप कांस्टेंट रखते हो दोनों वायर का, तब जाके ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर ना MHCET के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बेस्ड है लॉज ऑफ स्ट्रिंग पर। ठीक है, सो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, उन्होंने बोला है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोनोमीटर वायर इज 50 हर्ट्स। अब ये सोनोमीटर क्या है, सोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है ना जिस पर हम लॉज ऑफ लेंथ को वेरीफाई कर सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सोनोमीटर को भी इन डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन दिया है वो डायरेक्टली लॉज ऑफ लेंथ से रिलेटेड है, तो मैं इसे यहीं पर कवर कर रहा हूँ। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज 50 हर्ट्स फॉर सम लेंथ एंड टेंशन। तो मान के चलिए कोई एक सोनोमीटर है, उस पर जो वायर अटैच किया है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसको मैं N1 लिख रहा हूँ, विच इज़ गिवन एज 50 हर्ट्स। ओके, जब कुछ लेंथ होगी और जब उसका कुछ टेंशन होगा। तो पहले केस में मैं लेंथ लिख रहा हूँ N1 और टेंशन लिख रहा हूँ सिर्फ T, या फिर लिख लीजिए T1। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 25% कीपिंग द टेंशन सेम। टेंशन को वो नहीं बदलने वाले हैं, मतलब सेकंड केस में अगर कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो उस केस में लेंथ जो है L2 उन्होंने क्या किया है, 25% से इंक्रीज कर दी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर पहली लेंथ 100 है तो सेकंड लेंथ कितनी हो जाएगी, 125। या तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, पहली लेंथ अगर L1 है तो दूसरी लेंथ होगी 1.25 टाइम्स ऑफ L1। ठीक है, जैसे आपको इसको समझना हो। फिर क्या बोला है, टेंशन तो सेम ही रखा है, मतलब जो नेक्स्ट टेंशन है T2 भी T1 की ही तरह है। अब T1 और T2 दोनों सेम होने के कारण मैं इसको T1 T2 ना लिखते हुए सिंपली टेंशन T के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बोथ हैव सेम टेंशन T। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बोला है कि द फ्रीक्वेंसी चेंज ऑफ सेकंड हार्मोनिक इज। अब सेकंड हार्मोनिक से यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि जब वायर की लेंथ चेंज हो जाएगी तब जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी उस फ्रीक्वेंसी में और पहली वायर की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कितने का चेंज हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो N2 है N2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे इस एग्जाम्पल में बोला है कि लेंथ चेंज हुई है, टेंशन चेंज नहीं हुआ है, और वायर भी वही मटेरियल की है, तो उसमें क्या हुआ होगा, फिर लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज नहीं हुआ होगा। ऐसा अगर केस है तो हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल केस है लॉ ऑफ लेंथ का, जिसमें N1 अपॉन N2 होगा L2 अपॉन L1। ठीक है, तो भैया बहुत इजी प्रॉब्लम है, हमें क्या निकालना है, N2 निकालना है। तो चलिए मैं लिख सकता हूँ N2 इज इक्वल टू N1 L1 अपॉन L2। चलो सो N2 आ जाएगा, फिर से N1 कितना दिया है 50 हर्ट्स इंटू L1 कितना है, हमने उसको 100 कंसिडर कर लिया, L2 को 125 कंसिडर कर लिया। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 25 2 ज़ा 50 एंड 25 5 ज़ा 125। सो 2 इंटू 100 इज़ 200 डिवाइड बाय 5 दैट इज़ 40 हर्ट्स। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है N2 वो 40 हर्ट्स है, विच इज़ 10 हर्ट्स लेस देन N1 कितना था 50 हर्ट्स था और हमारे आई हुई फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्स है। तो डिफरेंस कितने का हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट हमारी जो नई फ्रीक्वेंसी है 40, इनिशियल थी 50, तो ये होता है 80%, विच इज़ 40 अपॉन 50 इज़ 80%। तो हम कहते हैं हमारे फ्रीक्वेंसी कितने से कम हुई है, 20% से फ्रीक्वेंसी कम हुई है, दैट इज़ ऑप्शन डी विच सेज डिक्रीजेज बाय और डिक्रीज्ड बाय 20%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें, n नंबर ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग इन 0.5 सेकंड, मतलब हाफ सेकंड में एक 1n नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए 0.5 सेकंड में अगर n नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं तो एक सेकंड में कितने वेव्स बनेंगे,
टू टाइम्स ऑफ एन बनेंगे। और एक सेकंड में जितनी वेव्स बनती है या फिर एक पॉइंट से पास होती है वही क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे कि n1 व्हेन द टाइम इज 1 सेकंड यू गेट ट्वाइस ऑफ n नंबर ऑफ वेव्स विच इज़ योर फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर आगे क्या बोला है, नाउ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डबल्ड। मगर मतलब अगर पहले मेरा टेंशन T1 था तो अब टेंशन T2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1। यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट केस में अगर मेरा अगर इनिशियल टेंशन T1 था तो नेक्स्ट टेंशन क्या है, T2 इज 2 टाइम्स ऑफ T1 अज्यूमिंग लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट। यहाँ पर आगे क्या बोला है कि अज्यूमिंग लेंथ एंड रेडियस कांस्टेंट। तो ना तो लेंथ चेंज होने वाली है ना ही रेडियस चेंज होने वाली है। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम किसका है, लॉ ऑफ टेंशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। बाद में क्या पूछा है इन्होंने, द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 0.5 सेकंड फॉर द सेम हार्मोनिक। मतलब अगर टेंशन चेंज हो जाए तब कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगे इन हाफ सेकंड। तो देखिए पहले क्या कर लेते हैं, हमें n1 के लिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है 2 टाइम्स ऑफ n। तो n2 के लिए अगर एक बार फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल गई तो हम हाफ सेकंड में कितने वेव्स बनेंगे वो भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले मैं लिख रहा हूँ n1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1 और n2 वुड ऑल्सो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T2। इस रिलेशन के हिसाब से क्या हो गया, n1 अपॉन n2 इज अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा ये, n1 की वैल्यू कितनी दी है मुझे, n1 की वैल्यू दी है 2 टाइम्स ऑफ n। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ n अपॉन n2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 वैसे ही रखिए, T2 इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। तो ये T1 कैंसिल हो गया। अच्छा n2 को सॉल्व करना है तो क्या लिखूंगा मैं, n2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ n और ये जो √2 है हमारा यहाँ पे बचता है वो वहाँ पर चले जाएगा न्यूमरेटर में ट्वाइस n के साथ, तो ये हो जाएगा √2। सो कितने नंबर ऑफ वेव्स बन रहे हैं हमारे पास, अगर आपसे पूछा जाए कि n2 मतलब सेकंड हार्मोनिक्स में टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड कितने हो रहे हैं, सो n2 वुड बी इक्वल टू 2 अंडर 2 टाइम्स ऑफ n, ठीक है। इसको हमने रीअरेंज करके लिख लिया है। अब ये जो n2 है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड फॉर दैट पर्टिकुलर हार्मोनिक्स। हमें पूछा है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन हाफ सेकंड, तो हाफ सेकंड में जितने n2 के वेव्स होंगे उससे ही हाफ हो जाएंगे। सो फॉर 0.5 सेकंड number of waves produced would be n2 by 2, that is 2√2 times of n divided by 2, which would be equal to √2 times of n, and this is your answer। तो ये आंसर कौन सा मैच हो रहा है, B is my answer, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ रेडियस, लॉज ऑफ टेंशन, लॉज ऑफ लीनियर मास डेंसिटी एंड लॉ ऑफ मास डेंसिटी अच्छे से समझ में आया होगा। उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। आप अपने एंड पर भी कई सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।